नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राहुल गांधी अपने दक्षिणी अमेरिकी देशों के दौरे से वापस लौट आए हैं, लेकिन आने के बाद जो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है उसको लेकर बीजेपी में बहुत तकलीफ मची हुई है। बीजेपी में बड़ी खलबली मची हुई, खास करके राहुल गांधी ने जो देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो स्टूडेंट के साथ, पेरू और चिली के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ बातचीत का जो वीडियो जारी किया है, उसमें जो एजुकेशन को लेकर उन्होंने बात कही है, उसको लेके बड़ी तकलीफ है। वही पुराना राग कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी देश की जो है बेइज्जती करते हैं, फलां 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 सब कुछ ही। लेकिन राहुल गांधी ने जो दरअसल सवालों के जवाब में देश की मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की है, वो बात बहुत गहरी है और समझने वाली है। पहले जरा वो बात सुनिए, राहुल गांधी ने क्या बोला था। India has a social system. It has upper castes who dominate the social system, and then it has middle castes and lower castes, what are called middle castes and lower castes, who form the bulk of the Indian population. Approximately 90% of the Indian population is middle castes and what are called lower castes. And their history, their tradition, their thought system is not included in our education system. Our education system is essentially an education system of the top tier of society. So I would like to include the history, the traditions of our, what we call Adivasis, our tribal people, of our middle castes, of our lower castes in that system. The Indian education system has taken massive damage over the last 10 years because the scientific temper has been destroyed. And it has been destroyed by the current government who doesn't believe in scientific temper, in a scientific way of thinking. And I think that is something that needs to be repaired, and we need to reintroduce scientific temper, logical thinking into our education system. So those... आपने राहुल गांधी की पूरी बात सुनी। इस पूरी बात का एक मेन जो टॉपिक था, जो मेन जो वर्ड था जिस पे स्ट्रेस था, वो था साइंटिफिक टेम्पर। हमारी एजुकेशन का साइंटिफिक टेम्पर का गायब होना। आप इतिहास पढ़िए, किताबें पढ़िए, इतिहास को जानिए, पढ़िए, सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल नेहरू ने जब इस देश की बागडोर संभाली थी तो सबसे बड़ी लेगेसी नेहरू की IIT इनसे भी बड़ी एक और थी। वो मानी जाती है कि पंडित नेहरू ने देश में साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। उन्होंने शुरू से एक अप्रोच रखी कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम में साइंटिफिक टेम्पर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त विज्ञान का है और जो विज्ञान के साथ चलेगा, विज्ञान में जो तरक्की करेगा वही देश तरक्की करेगा। इसीलिए उन्होंने IIT, IIM जैसे संस्थान बनाए, इसरो जैसे संस्थान बनाए, और नतीजा आपके सामने है कि आज अमेरिका के सिलिकॉन वैली में जो ब्रेन है, मेन ब्रेन है, वो भारत का है। भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। अगर सोचिए नेहरू ने उस वक्त आज का जो टेम्पर है वो अपनाया होता तो क्या होता। आज की सरकार ने पिछले 10 साल में नेहरू के उस साइंटिफिक टेम्पर को छोड़कर रिलीजियस टेम्पर, जिसको कहा जाता है धार्मिक टेम्पर, अपना लिया है। सोचिए, अगर नेहरू के लिए बहुत आसान था उस वक्त रिलीजियस टेम्पर अपनाना, वो उसी वक्त अगर कह देते कि भाई मैं हिंदुओं का नेता हूँ, ये देश हिंदुओं का है, तो उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन होता। उस वक्त तो मुसलमान की आबादी बहुत कम थी, उनके लिए तो बड़ा आसान था। लेकिन उन्होंने उस रिलीजियस जो टेम्पर है उसको छोड़कर साइंटिफिक टेम्पर को अपनाया, कि वो जानते थे कि देश के भविष्य के लिए उन्हें काम करना है। इसीलिए उनके पास लोगों ने कमान सौंपी है। आज उसको छोड़कर, साइंटिफिक टेम्पर को छोड़कर, अब राजनीतिक टेम्पर, धार्मिक टेम्पर की एजुकेशन हो रही है। आपके आसपास देखिए, कहाँ आज की डेट में आपको APJ अब्दुल कलाम जैसे चेहरे दिखते हैं, कहाँ आपको APJ अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति दिखता है। आज की डेट में अगर किसी को संवैधानिक पद या कोई बड़ा पद चाहिए तो उसका सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है या उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है कि वो संघ के साथ कितना पुराना जुड़ा हुआ है, संघ की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा को कितना सही मानता है, सावरकर को कितना सही मानता है, और गोडसे के बारे में उसके क्या विचार हैं। ये आज की डेट में टेम्पर है। जबकि
नेहरू के ज़माने में, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद जितनी भी सरकारें आई, सब ने उस साइंटिफिक टेम्पर को बरकरार रखा और नतीजा ये हुआ कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं अमीर देशों से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की और आज हम चांद पर भी पहुँचे हैं। अब आपको मालूम है चंद्रयान जो भी सक्सेसफुल मिला, अगर नेहरू ने नींव नहीं रखी होती इसरो की तो आज क्या वो सक्सेस मिलती? आज क्या हमें APJ अब्दुल कलाम जैसा नाम मिलता? लेकिन इन 10-11 सालों में जो हुआ है ना, अब इस हालात के बाद नया APJ अब्दुल कलाम पैदा करने में कई सदियां लगेंगी, ये भी कह रहे हैं। तो ये बेसिकली राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी वो सरकार में आएंगे तो उनकी पहली प्रायोरिटी वही रहेगी कि जो उनके परनाना का जो सोच थी, साइंटिफिक टेम्पर जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में लागू किया था, उसको लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वही सही में वही देश आगे तरक्की करेगा जो इस टेम्पर पर काम करेगा। इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और तकलीफ़ यहाँ इसीलिए बीजेपी को हुई कि वो उनके टेम्पर के साथ मैच नहीं करता। आप राहुल गांधी को ये बात क्यों कहनी पड़ी, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहनी पड़ी कि आप अपने आसपास या गूगल कर लीजिए, देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी सरकारी संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, IIT, IIM तक, एम्स तक, सब इन सब का डाटा निकाल लीजिए। जो इनके अभी मुखिया हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं, जो इन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं, उन सब का बायोडाटा आप देख लीजिए। सब में एक कॉमन क्वालिटी है कि सब के सब संघ या बीजेपी की विचारधारा के, सबका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं संघ है। और इनके आप भाषण सुनिए, ये कहीं से भी जब अपने स्टूडेंट्स को या अपने किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, एजुकेशनिस्ट कम लगते हैं और मोदी जी के प्रचारक ज़्यादा लगते हैं। इनके भाषणों में विकसित 2047 प्रधानमंत्री का विकसित भारत, ये सब चीज़ों का जिक्र होता है। ये आज के वाइस चांसलर हैं, इन्हें कैसे मालूम कि 2047 में भी इसी बीजेपी की सरकार रहेगी, विकसित भारत जो इनका एजेंडा है वही रहेगा? इन्हें क्या हम कैसे मालूम कि अगले 10 साल बाद भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे? प्रधानमंत्री की उम्र भी एक तकाजा है कि नहीं, बाकी चीज़ें तो छोड़िए। लेकिन इन सब के जितने वाइस चांसलर डायरेक्टर्स हैं, ये रोज़ कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब प्रधानमंत्री क्या योजनाओं का नहीं, प्रधानमंत्री के जो ईगो से रिलेटेड चीज़ हैं उसको हाईलाइट करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। शायद इनकी नियुक्तियों की एक शर्त भी हो सकती है। इसलिए जैसे ही सरकार बदलेगी, नई सरकार के लिए बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना उन्हें करना पड़ेगा। मुश्किल हालात होंगे क्योंकि ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक नागपुर वाली सोच जो पूरी तरह से निचोड़ के डाल दी गई है, उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। जानकार ये कहते हैं कि ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया गया है कि जो इस वक्त VC है, मान लीजिए कल को वो सरकार बदल भी जाती है और वो सरकार इस VC को बदल के दूसरा VC लाना चाहती है, तो उनके पीछे जो हायरार्की है उसमें भी कम से कम 4 लोग संघ के ही हैं। मतलब एक संघ का हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा हटाएंगे तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। इस तरह की एक पूरा हायरार्की सिस्टम हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बना दिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा, चाहे वो राहुल गांधी की सरकार हो या किसी और की भी सरकार हो, बहुत मुश्किल है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो धार्मिक टेम्पर डाल दिया गया है, जो एक रिलीजियस सोच डाल दी गई है उसको। और रिलीजियस सोच डालना बुरी बात नहीं है, मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ, लेकिन रिलीजियस के नाम पर जो कट्टरवादी सोच डाल दी गई है वो प्रॉब्लम है। और उस कट्टरवादी सोच को साफ करने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि नया APJ अब्दुल कलाम ढूंढने में बड़ा वक्त लगेगा। और यही बात प्रियंका गांधी भी जब कहती हैं कि सरकार की सोच ऐसी है कि ये निशाना बना के, एक जो भी विपक्ष की सरकार है उन्हें जानबूझ के निशाना बनाया जाता है, जानबूझ के उन्हें तंग किया जाता है ताकि उनके यहाँ भी
अगर कुछ भी थोड़ा सा स्कोप बचा है, नॉन बीजेपी नॉन संघ के लोग अभी भी कहीं फिट करने की जगह बचती है, तो क्यों ना सरकार को हटाकर अपनी सरकार लाई जाए और वहाँ भी अपने लोग फिट किए जाएं। आपने खुद देखा, सुक्खू जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इतनी बारिश हुई, खूब भूस्खलन हुआ, इतनी तबाही हुई हिमाचल में, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद। आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। तो ये गलत तरह की राजनीति है। बार बार हर मंच पर मैं कहती हूँ, जनता पर निर्भर है, आप सब पर निर्भर है, हमारे यहाँ जो कार्यकर्तागण हैं उन पर निर्भर है कि हम, और हमारे नेताओं पर निर्भर है कि हम सही तरह की राजनीति, सही तरह की विचारधारा देश की एकता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम निभाएं। और दोनों पार्टियों के टेम्परामेंट का एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। एक भोजपुरी गायक हैं, भोजपुरी एक्टर हैं पवन सिंह, जो अपनी अश्लील हरकतों के लिए बहुत बदनाम है। कभी वो महिलाओं के सम्मान को लेकर जिस तरह से छेड़खानी करते हैं किसी के साथ, बहुत कंट्रोवर्सीज है उनकी, क्या बताऊं मैं। वो कुछ दिन पहले बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, बीजेपी उन्हें अपने पार्टी में ले लेती है, चुनाव भी लड़ेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में कल जो शामिल हुए हैं उनका नाम कनन गोपीनाथन, आपको मालूम होगा, पूर्व IAS, वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। इससे पहले आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बहुत प्रोफेसर्स वगैरह, रिटायर्ड प्रोफेसर या मौजूदा प्रोफेसर, जो कोई दलित थिंकर है, कोई OBC थिंकर है, ये सब लोग भी कांग्रेस में पिछले दिनों में काफ़ी लोग शामिल हुए हैं। तो जो प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। लेकिन जो जितना बदनाम, जो जितना कैरेक्टरलेस, जो जितना आप यूँ कहें कि एक तरह से कट्टरवादी, वो सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके धुलते हैं। ये दो चीज़ों को अगर आप नाप लें तो वहीं पता लग जाएगा आपको कि कौन सी सोच किस तरफ है और फिलहाल बोलबाला किस सोच का है। नमस्कार।